हसन साहब, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत का IMF से सुपर टैक्स, रियल एस्टेट और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का मुतालबा, जबकि IMF ने सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने, ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए इक़दाम का कह दिया है। अब हुकूमत क्या करेगी? रिलीफ देगी या नहीं? खेत स्वाद देगी, झूठे वादे देगी, फेरे लवाएगी, लारे लाएगी। उन्होंने क्या करना है? और वो कह रहे हैं, देखो बात सुनो, हम मुसलमान क्लेम होना करते हैं, खुदा की कसम 15% इस्लाम प्रैक्टिस करो, तुम ये मुल्क जन्नत बन जाए। अब ज़रे इनकम टैक्स क्या है भाई? हिंदुस्तान ने जागीरदारी ख़त्म कर दी। भुट्टो ने भी ये ड्रामा किया। मैं फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा था उस वक्त, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में पब्लिकेशंस का हेड था मैं। सरदारी निज़ाम सूली पे मेरे जैसे चवल ने भी सुर्खी लगा दी। नतीजा बार खान में पता नहीं लगारी, हालांकि लगारी साहब बेहतर आदमी थे, पता नहीं 22,000 एकड़ जमीन। और तमाशा बनाया हुआ है तुमने। याद रखो, बिकाऊ लोगों ने सूद लेना देना फिर इस्लामी, जागीरदार पालने फिर इस्लामी, मिलावट करना फिर इस्लामी। ये बेबरकती है, मुनाफिकत है। मुनाफिक काफिर से बदतर होता है। वो समझ ही नहीं आती, उसको अपनी समझ नहीं आती। बात सुनो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे लाइक एनीथिंग। तो मुसलमानों के अंदर एक ग्रोह जिसमें हज़रत बिलाल, सैयदना बिलाल शामिल थे। उन्होंने कहा ज़मीनें बांटें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। ये ह्यूमन नेचर है यार, कोई कितना भी हो फने खां, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसकी और ज़रूरियात। इंसान ही होते हैं। कभी अब हज़ारों अरबों एकड़ ज़मीन आ गई है तो हमें मतलब ज़मीनें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने, जानती हो क्या कहा? ज़मीन माले गनीमत नहीं, ये माले फ़ै है। फ़ै या फ़ै या जो भी इसको कहते हैं अरबी में, मैं अरबी नहीं जानता। ये माले गनीमत नहीं। प्रेशर बढ़ा, आप गए हजरत अली के पास, वो कंधे से कंधा मिला के हजरत उमर बिन ख़त्ताब के सामने खड़े हो गए और इस काम पे, इस बात पे, इस मुतालबे पे अमल से इनकार कर दिया। ये कह रहे हैं ज़रे इनकम टैक्स, अब तुम्हारे यहां तो इजाजत नहीं जागीरदारी की, ये टैक्स भी नहीं। उसकी वजह है सप नू सप लड़े, विस्की नू चढ़े। ये अवाम शवाम में इन्होंने सिर्फ हुकूमतों के लिए रखे हुए हैं। यकीन करो, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम हुकूमत करने के लिए बंदा चाहिए ना, सड़कों पे करनी है। ये इसलिए रखे हुए हैं कि इनसे वोट इन्होंने या बटोरने होते हैं या छीनने होते हैं, या चक्कर दे के ले लाओ। फ्रॉडिया जिहड़ा डबल शाह, वो चक्कर दे के ले लेंदा है, डाकू वैसे लुट लेंदा। बस सीधी जी गल है। तो ये क्या कह रहे हैं वो? पाकिस्तान का इक्तिसादी निज़ाम क्या होना चाहिए? हुजूर का एक जुमला, जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, याद रखना, तो समझ लो कि बेशुमार लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। ये है कहते इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम नहीं है। ये इक्तिसादी निज़ाम नहीं, ये एक लाइन में बयान हुआ को खुदा का खौफ करो। हुजूर जाया करते थे जन्नतुल बकी में, तो देखा उन्होंने कि एक साहबी ने अपना मकान बहुत ऊँचा कर, उन्होंने जाना बंद कर दिया। कुछ नहीं कहा कुछ नहीं। ओ कुछ चंद हफ्तों के बाद उसने कहा हुजूर आपने रास्ता बदल लिया। उन्होंने कहा हाँ यार, मैं अजीब सा मुझे लगा, भाई तूने 2 मंजिला 6 मंजिला बना लिया, ज़रूरत तेरी इतनी है नहीं। या तो ज़रूरत हो, बच्चे हों को 30-40 तो ठीक है, यू ओनली वॉन्ट टू स्टैंड आउट, तो भाई तुम चाहो तो करो, इसमें कोई ये कुफ्र तो नहीं है। बस मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रास्ता छोड़ दिया, वो तुम्हारा इख्तियार था। ये वो बात सुनो, दाएं हाथ से दो, बाएं को पता ना चले। इथे लोगों के मेदे चीर के उनमें से पैसे निकाल के उन्हीं के खिलाफ इश्तिहारबाजी करते हैं। ये दे दिया, वो दे दिए, लैपटॉप दे दिए। बात सुनो, नीयतें खोटी, ये बरकती सामने, ऐश करो।
इस्लाम का इक्तसादी निज़ाम, ओ खुदा का खौफ करो। इस्लाम का इक्तसादी निज़ाम 4 लफ्ज़ों में बयान हो जाता है। कहते क्या हैं, दाएं हाथ से दो, बाएं को पता नहीं चलिए, थे इश्तिहार छप दे, पूरा सप्लीमेंट कर रहे हो। पैसा किन्ना दा हुंदा? स्टेट का। स्टेट किनकी है? अवाम की। नंबर किन्ने टंगड़े इन्होंने। आगे चलते हैं साहब। गुज़िश्ता दिनों सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा शामिल है। वफाकी वुज़रा की पहली तनख्वाह 2,18,000 से बढ़कर अब 5,19,000 हो गई है। इन हालात में इनकी तनख्वाहों में इजाफा तो हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना, कुछ शर्म आनी चाहिए ना अवाम को भी, मुझे भी, आपको भी। अवाम की तनख्वाहें और मजदूरियाँ जो ये दिहाड़ीदार होते हैं पहले ही इतनी ज़बरदस्त हैं, खाते पीते खुशहाल, मुतमव्वल अवाम के नुमाइंदों को भी खुशहाल होना चाहिए। वरना अगर कोई थोड़ी सी भी हमीयत गैरत अकल होती तो कहते, धुतकार देते कि नहीं, कुछ भी नहीं। और ये इनका तनख्वाहें शनख्वाहें तो बहरहाल मामूली बात है, लेकिन मैंने जो कहा ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने ख़बरदार किया है कि रवा माली साल में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को, ये कम कहा उन्होंने, संगीन ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख़तरा है। हमें गज़ा की पड़ी है, यहाँ तो कदम कदम पे गज़े पड़े हैं। अच्छा, महंगाई के बायस हकीकी आमदनी जमूद का शिकार 2% शरह से बढ़ती आबादी हो। मैं कब से पीट रहा हूँ, 33-34 साल पहले जब मैंने ये कॉलम निगारी शुरू किया है तो मेरा पहला कॉलम था आबादी डैश बर्बादी, तब से अब तक। लेकिन तो बढ़ती आबादी मज़ीद 19 लाख अफराद को गुर्बत से दुचार कर सकती है। पावर्टी लाइन पे कितने लोग हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं। सड़कों में निकलो सब समझ आ जाती है। और बात सुनो, जो तुम्हें खाते पीते या जिंदा नज़र आ रहे हैं वो मरे हुए लोग हैं, ये जिंदा लाशें हैं। एक काम करना मरियम, फुटपाथ पे, आजकल गर्मी बहुत है, ज़रा मौसम बेहतर होता है, चुप करके खड़े हो जाओ आधा पौना घंटा, सिर्फ एक काम करना। चिंचियों पे जो जा रहे होते हैं उनके ड्राइवर्स, उन्होंने बंदे तुन्ने उनदे ने भूख के लिए, वो आगे बिल्कुल टैंक पे बैठ के चला रहा होता है, उसके चेहरे पे वीरानी एक्सप्रेशनलेस, सवारियां आधे मुंह खुले होते हैं, नज़रें आसमान की तरफ होती हैं, और 1 लीटर बचाने के लिए वो कई जिंदगियों के साथ खेल जाता है 1 लीटर बचाने के लिए। सो छोड़ो इस भूगोल तक कुछ ना बोल। वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सरकारी अफसरान की बेगमात, पेंशनर्स और अहल खाना को करोड़ों की अदायगी का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रकम लेने वाले ग्रेड 19 और 20 के अफसरान की शिनाख्त सामने लाने की हिदायत कर दी। तो क्या ये बकबक है ये सारी, सामने लेंगे फेर की, चुप करो, जेल ना सुटो। लेकिन ऑल दिस इज रबिश। ये वाकया भी किस्सा है पारीना है। देखो, कई साल पहले वो मेरे पास भी, उनके सिंधी शौहर थे, बाद में डिवोर्स हो गई है वो, उस बीबी का नाम था फरजाना राजा। वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराह रही हैं। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरा बचपन का बहुत प्यारा दोस्त जावेद इकबाल, बहुत टॉप का पाकिस्तान का नंबर 1 कॉलमिस्ट, तो जेदी के साथ ताल्लुकात थे। तो फिर बेली पे और अपने शौहर के साथ भी आई, फिर बेका दफ़ा उन्होंने भी यहीं कहीं किराए पे रहते थे। अच्छा, वो उनके भी बेतहाशा माली स्कैंडल्स, करोड़ों नहीं अरबों के। फिर वो बैरून मुल्क चली गई, मुल्क छोड़ गई। फिर वहाँ क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी फिर से ही। तो पाकिस्तान तो इकॉनमी यही है, लूट मार, लुटो ते फुटो। पाकिस्तान में सिर्फ एक मंशूर है, लुटो ते फुटो, ख़त्म। ये नॉर्मल बात है। इस तरह की बात को अब सवालों में शामिल करना ही बंद कर दो। ये तो आप कह रहे हो जी फलां आदमी जो है वो सांस ले रहा है, बच्चों अगर जिंदा है तो सांस ले ही रहा है ना।
हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते आपने जो एक खूबसूरत किताब ज़िंदगी कैसे गुजारें के बारे में बताया था, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि ये किताब कैसे हासिल की जा सकती है, कोई कॉन्टेक्ट दे दें। तो भाई आप वो लेके अतर को कहो, कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वो आप चला दो। जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो मेरा एड्रेस केयर ऑफ समा करके दे देना, मैं उनको बराह रास्त भिजवा दूँगा। जो बैरून मुल्क हैं वो उसका मुझे नहीं पता, आप दे दो, बिल्कुल दो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हसन साहब, कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार देखो, और भी बहुत कुछ कहा जाता है उनके चीज़ों। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सतरें पढ़ने के आदी हैं, सतूर पढ़ते हैं। बैन सतूर पढ़ने वाला बंदा आपके मुल्क में शायद 1 मिलियन में एक भी ना हो। दूसरी बात आपको पते की बताऊं, जो बच्चे अगर सुन रहे हों, बच्चों से मुराद टीनेजर्स, तो एक है रैपिड रीडिंग। ये मैं वैसे आपके सवाल के जो मुझे ध्यान आ गया, हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है, तरबियत दी जाती है कि जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, एक एक लफ्ज़ पढ़ने की। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो चंद महीनों की, तो जितनी देर में आप एक लफ्ज़ पढ़ते हो आप पूरी सतर पढ़ सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ पढ़ते हैं जिन लोगों को शौक़ हो, लेकिन उनमें दो चीज़ें, बैन सतूर पढ़ना कि राइटर असल में कहना क्या चाह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका अगर रैपिड रीडिंग आपने किया हो, मेरे पास एक दफ़ा एक साहब आए, बेलीपुर की बात है, अपनी वो शायरी की किताब का दिबाचा वगैरह लिखने के लिए, वो बातें होती रही, चाय शाय पीते रहे, मैं साथ सफ़े उलटता रहा। तो उसके बाद मैंने मुसवदा वापस कर दिया। मैंने कहा यार 1-2 दिन में आके ले जाना। तो उन्होंने कहा जी तुसी तो मुसवदा पढ़े ही नहीं। मैंने उसको 10-20 उसके शेर सुना दिए। मैंने कहा मैं बरक उलट के कागज़ की क्वालिटी नहीं चेक कर रहा था, किताब नहीं थी, मुसवदा था। तो ही वॉज शॉक्ड। मैंने उसको भी समझाया, मैंने कहा यार ये किताब शायरी की किताब है, बारीक स्क्रिप्ट पढ़ना मुश्किल होता है, शायरी तो मोटा मोटा लिखा कर। एनीवे, ये जो आपने पूछा है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मोहब्बत में महबूबा का अगवा और ज़्यादती जायज़ है? मतलब वो आपको पसंद नहीं करती, आपकी मोहब्बत 100% है, उसकी 1% भी नहीं है, क्या करोगे? अच्छा, और जंग में गज़ा की तरह बच्चों का कत्लेआम भी जायज़ है? तो जायज़ है ना जायज़ है नहीं, अपने दिल से पूछो। अगर दिल काला नहीं है बता देगा तुम्हें जायज़ है ना जायज़ है। बाज़ औक़ात देखने वालों को जो नाजायज़ लग रहा होता है वो जायज़ होता है, चूँकि आपने अपने ज़मीर के मुताबिक सोचना है, उसके मुताबिक एक्ट और बिहेव करना है। चूँकि जिसके हुजूर फाइनली पेश होना है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी किस हरकत के पीछे आपका मोटिव क्या था। 12 ठीक है हसन साहब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गधों की खालों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। चेकिंग के दौरान पार्सल में से गधों की 14,000 खालें निकली। तर्जुमान एफबीआई का बताना है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल की बरामद पर पाबंदी आयद है। अरे यार बड़ी दिलचस्प बात है, मैं मिस कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं तो गधा भी नहीं हूँ, मेरी खाल तो मेरे जिस्म पे है। अच्छा, आपको पता है, आप कई बार घर आए हो, आप तो पार्ट ऑफ माई फैमिली। मेरे पास खालों का काफ़ी लंबा चौड़ा ज़ख़ीरा है, मुख्तलिफ़ किस्म की। लेकिन गधे की खाल का ऑनेस्टली मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, कभी ख्याल भी नहीं आया कि गधे की भी खाल हो सकती है। इसका इस्तेमाल क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन जिस मुल्क में आवाम की, जिंदा आवाम की खालों का कारोबार अरूज पे हो, अभी जो आपने बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो इसी की झलकी है। जहाँ जिंदा लोगों की खालों का कारोबार अरूज पे हो, वहाँ गधों की खालें किस खाते में। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी, ये सियासतदान, ये वो, ये पता नहीं किस नस्ल के परिंदे हैं या जो भी हैं, अल्लाह याफ़िज़ हैं। लेकिन आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास ज़ीब्रा की और शेर की, चीते की, इस तरह की मेरे पास काफ़ी खालें हैं, लेकिन गधे की खाल का मुझे ज़िंदगी में कभी ख्याल नहीं आया। पता करते हैं बल्कि कि इससे जूते बनते हैं, क्या होता है, और अगर अच्छी लगती है तो हम भी कोई अपने किसी खालाजात की
फुफीजात की खाल जो है हम भी घर में रख लें। जी बहुत खूब।